अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राबिया और हम लोग अपना हिस्टोलॉजी का जनरल हिस्टोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट द मसल टिश्यू। अच्छा जी, नाम से ही हमें जो है ना वो थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि इसमें हम टिश्यूज़ पढ़ेंगे, बॉडी के वो टिश्यूज़ पढ़ेंगे विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर द मूवमेंट, मसल टिश्यू। ठीक है, तो मैनी सेल्स ऑफ द बॉडी हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी है, शॉर्टनिंग की एबिलिटी है, और ये शॉर्टनिंग एबिलिटी या लेंथनिंग एबिलिटी जो है ये एक स्पेशलाइज्ड अपरेटस की वजह से है, जिसको हम अभी आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर में इसको नाम भी देंगे। अभी हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए कि हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम है या एक कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है, बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड जो है ना वो प्रोटीन्स हैं, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिकली मसल सेल को वो फीचर देती हैं जिसकी वजह से मसल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मस्कुलर टिश्यू एनेबल्स टू जनरेट द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग जो प्रॉपर्टी है वो अलाउ करती है मसल को टू मूव। मूवमेंट के अलावा वो क्या क्या जो है वो और चीज़ें हो सकती हैं। दीज आर द कंस्ट्रक्शन, पंपिंग एंड द प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स। ठीक है, मतलब मूवमेंट जो है वो स्केलेटल मसल से रिलेटेड नहीं है, बल्कि क्या है कि आपकी जो अदर मतलब कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी पीछे जो है एनाटमी में यूरेथ्रा के जो है ना वो स्फिंक्टर्स पढ़ कर आए हैं। पंपिंग एक्शन हमारे पास हार्ट का होता है, ब्लड वेसल्स का होता है कि वो मतलब एज सच ब्लड वेसल्स का नहीं होता, लेकिन ब्लड का होता है कि वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। अच्छा जी, और इसी तरह से प्रोपल्सिव मूवमेंट है ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, कि वो जो कंटेंट ऑफ द फूड है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो पुश करता है। अच्छा जी, जिस तरह से हमारे पास बाकी बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं वो सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से जो मसल सेल्स हैं वो भी हमारे पास मस्कुलर सेल्स से मिलकर बने हुए होंगे और इंट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए होंगे। जो मसल सेल्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं, लंबे सेल्स होते हैं, तो इस वजह से हम उनको एक स्पेशल नाम दे देते हैं विच इज़ अबाउट द फाइबर्स। ठीक है, यानी हमने सेल्स को अब क्या नाम दे दिया, फाइबर्स का नाम दे दिया। The contracting ability of the muscle cell is derived from the presence of specialized contractile elements called the myofibrils in cytoplasm of these cells। ये जो जिनको हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइबर्स कहा है, इन फाइबर्स के साइटोप्लाज्म के अंदर एक स्पेशल यूनिट जिसको मैंने आपको कहा था दैट इज़ नोन एज मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, वो मायोफाइब्रिल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स पड़ी हुई होती हैं और उन प्रोटीन्स की वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग एबिलिटी आती है मसल सेल्स के अंदर। यानी मसल सेल्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो उनको ये फीचर जो है वो दे रही है, तो वो हमारे पास मायोफाइब्रिल्स हैं। फाइबर्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स हैं जो कि उसको कॉन्ट्रैक्टिंग एबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि हम मसल सेल के साथ रिलेट करते हैं। दीज आर द सार्कोलिमा। सार्कोलिमा क्या है कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल फाइबर्स की, उसको हमने सार्कोलिमा बोल देना है। इसी तरह से साइटोप्लाज्म को हमने सार्कोप्लाज्म बोल देना है, एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है वो हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। दीज आर सम ऑफ द टर्म्स विच आर हैं वही स्ट्रक्चर्स, लेकिन हमने सिर्फ क्या कर दिया है, नाम चेंज कर दिया। अब हम मसल टाइप्स की बात कर लेते हैं। बॉडी के अंदर किस किस टाइप के जो हैं वो मसल्स पड़े हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हम इसको वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो क्लासेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। वॉलेंट्री वो होंगे जो हमारे कंट्रोल में होंगे, इनवॉलेंट्री वो होंगे जो कंट्रोल में नहीं होंगे। ठीक है, यानी स्केलेटल मसल्स जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ के मसल हैं और ब्रॉड टर्म, ठीक है, जिनको हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो मूव कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री मसल ऑन द अदर हैंड हमारे पास वो होते हैं जिसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे जो है ना वो मर्ज़ी के मुताबिक वो नहीं करते। दीज आर द स्मूथ मसल सेल्स और कार्डिक मसल सेल्स। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, कि किस तरह से उनकी जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप में अपीयरेंस है।
तो इसकी बेस पे, पेरेंट्स की बेस पे हम जो है उनको 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। द वन इज़ स्ट्रिएटेड मसल्स एंड द अदर वन इज़ नॉन स्ट्रिएटेड मसल। अच्छा जी, स्ट्रिएटेड मसल्स मतलब वहाँ पे क्या होंगे, ऑल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड्स होंगे, ठीक है। और ये कौन से 2 टाइप की मसल्स के अंदर आते हैं, कार्डिक मसल्स के अंदर और स्केलेटल मसल्स के अंदर। जबकि स्मूथ मसल्स के अंदर नाम से पता चल रहा है स्मूथ होगा, ठीक है। इसमें इस तरह से कोई हमें बैंड्स की जो है ना वो बैंड्स नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, तो इस वजह से हम इसको नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स बोल देते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल हो गई कि हमारे पास उसने दिखाया हुआ कि किस तरह से तीनों टाइप के जो मसल्स हैं वो डिफ़र करेंगे। स्मूथ मसल लिया हुआ उसने इंटेस्टाइन के पोर्शन से, कार्डिक मसल हमेशा से कार्डिक टिश्यू से रिलेट करेगा, और जो स्केलेटल मसल है वो हमारे पास स्केलेटन से रिलेट करेगा। इस स्केलेटन मसल को जो है वो हम डिटेल से पढ़ लेंगे आज। स्केलेटल मसल्स जो हैं उसी तरह से हम इसके सेल को जो है वो फाइबर बोलेंगे। ये फाइबर्स जो है वो बंडल्स बनाते हैं, यानी एक बंडल के अंदर बहुत सारे जो है ना वो फाइबर्स पड़े हुए होंगे, और इस तरह से मिलके बहुत सारे बंडल्स मिलके क्या बनाएंगे, एक पूरा मसल बना देंगे, और वो एक लेयर के अंदर बंद होगा। उसको हम उस लेयर का नाम जो है वो एपिमाइजियम रख देंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले वाली, जो मसल की सबसे पहले वाली लेयर होगी कनेक्टिव टिश्यू की, दैट विल बी द एपिमाइजियम, ठीक है, जो क्या करेगी, एनक्लोज किए हुए होगी द मसल फाइबर फेसिकल्स। ये हमारे पास एक पूरा मसल फेसिकल है, ठीक है। इसी तरह से ये मसल फेसिकल है। इस तरह से सारे मसल फेसिकल्स मिलकर एक शीट के अंदर, कनेक्टिव शीट के अंदर इनक्लोज हैं, दैट विल बी नेम्ड एज द एपिमाइजियम। अच्छा जी, अब ये जो बंडल्स के अंदर, जो बंडल्स के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी, उसको हम जो है वो बोलेंगे पेरीमाइजियम, ठीक है। अब ये उसने एक पूरा बंडल दिखाया हुआ है, फेसिकल जिसको हम बोल रहे हैं। फेसिकल के अंदर ये जो आपको वाइट स्ट्रक्चर अपीयर हो रहा है, दीज आर द मसल फाइबर्स, सिंगल मसल सेल है, ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसके अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, दैट विल बी द पेरीमाइजियम। अब हम एक मसल फाइबर की बात करेंगे, तो एक मसल फाइबर्स के, हर मसल फाइबर के अराउंड जो लेयर होगी वो क्या होगी, एंडोमाइजियम, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, ठीक है। और इसके अंदर सारे क्या पड़े हुए हैं, मसल फाइबर्स पड़े हुए हैं। अब इस मसल फाइबर को जब हम अकेला देखेंगे, तो मसल फाइबर्स के अंदर हमारे पास हमने भी कहा था कि उसके साइटोप्लाज्म के अंदर हमें एक स्पेशल अपरेटस नज़र आता है, दैट इज़ नोन एज द मायोफाइब्रिल, जो कि स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स से मिलकर बना हुआ होता है, पैरेलल अरेंजमेंट में होता है, यानी जैसी अरेंजमेंट मसल फाइबर्स की है। मसल फाइबर्स मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में पड़े हुए होते हैं, इस तरह से पड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से मसल फाइबर के अंदर उसके छोटे छोटे और मज़ीद धागे टाइप स्ट्रक्चर पड़े हुए होंगे, दैट इज़ मायोफाइब्रिल, और वो किससे मिलकर बने हुए होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स से मिलकर बने हुए। अब इसको आप मसल फाइबर को देखेंगे तो हमें जो है वो मज़ीद माइक्रोफिलामेंट्स नज़र आएंगे, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस होंगे वो सार्कोलीमा के बिल्कुल नीचे पड़े हुए होंगे, ठीक है। और इसी तरह से इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, दैट विल बी नोन एज सार्कोप्लाज्म, ठीक हो गया। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो जो है ना वो बाकी टाइप ऑफ सेल से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होंगे। ये हमारे पास एक टर्मिनल एंड है एक एक्सॉन का, जो कि मसल के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट इज़ नोन एज मोटर यूनिट या एंड प्लेट, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसके क्या होता है कि साइनेप्सिस बनेगा बेसिकली। यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइएड पड़ा हुआ है, ये सारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये हम अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये अगर आप ये जो आपको सार्कोमेयर और आई बैंड्स, ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे अच्छी वाली जो है ना वो इमेज के साथ। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज़ कि हमारे पास जो स्केलेटल मसल है वो एनिमल्स का मीट बनाती है, ठीक है। इसको हम स्केलेटल मसल, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो मसल्स होंगे जो कि अटैच होंगे विद द स्केलेटन ऑफ द बॉडी, ठीक है। बोनी टिश्यू के साथ स्केलेटन बनाएंगे, ढांचा बनाएंगे। ईच स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिएटेड मसल फाइबर्स हेल्ड टुगेदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीट टू फॉर्म द बंडल्स नोन एज फेसिकल्स। ये भी हम देख कर आए हैं
कि मसल फाइबर्स जो हैं वो एक शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इनक्लोज्ड हैं और उस स्ट्रक्चर को हमने फेसिकल्स बोल दिया, और इस तरह से बहुत सारे फेसिकल्स मिलकर आपका पूरा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल बना रहे हैं। उसके बाद हम शीट्स भी देखा है। सबसे पहली जो है वो हमारे पास एपिमाइजियम शीट है कनेक्टिव टिश्यू की, द नेक्स्ट वन इज़ द पेरीमाइजियम, और सबसे अंदर वाली जो है वो एंडोमाइजियम है। एपिमाइजियम इज द शीट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड्स द इंटायर स्केलेटल मसल, ठीक है, यानी सारे फेसिकल्स के अराउंड जो सारे जो फेसिकल्स हैं वो जब एक शीट के अंदर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की शीट के अंदर इनक्लोज्ड होंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, शीट एपिमाइजियम होगी। इसके अंदर बेसिकली जो हम पढ़ते आए हैं ना कि इस मसल को ये नर्व सप्लाई करेगी, इस मसल को ये ब्लड सप्लाई आएगी, तो वो जो मेजर नर्व्स और वेसल्स हैं वो आपकी अंदर आते हैं थ्रू दिस एपिमाइजियम टू गेन द एंट्री इनटू द मसल। वो इस एपिमाइजियम को जो है वो पार्ट्स करते हुए इसको इसके अंदर से गुजरती हैं और वो मसल इंडिविजुअल मसल सेल तक आती हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ पेरीमाइजियम। पेरीमाइजियम हमारे पास वो मसल होगी जो कि इंडिविजुअल फेसिकल के अराउंड होगी, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ये लिख लिया उसने कि सराउंड्स द फेसिकल्स ऑफ द मसल फाइबर्स विद इन द स्केलेटल मसल्स। ये लेस डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अंदर भी जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, पेरीमाइजियम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती हैं ताकि वो कहाँ पे आएँ, फर्दर इंडिविजुअल मसल फाइबर के साथ को सप्लाई करें। एंडोमाइजियम जो होगी वो हमारे पास थिन लेयर होगी कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि ईच स्केलेटल मसल फाइबर को जो है वो सराउंड किए हुए होगी। दिस लेयर लाइज इमीडिएटली आउटर टू द एक्सटर्नल लेमिना एंड कंसिस्ट ऑफ डेलिकेट नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। यानी अब वो क्या कह रहा है कि ये इस लेयर के बाहर जो है वो क्या होगी, एक्सटर्नल लेमिना पड़ा हुआ होगा, यानी जो इसके ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू है ना, तो टिश्यू के अंदर बहुत सारी टाइप के सेल्स आएंगे, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स तो हो गए जो जिनको हम मसल सेल कह रहे हैं, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू भी होगा। तो फिर हमारे पास वो यही बता रहा है कि इसके बाहर जो है एंडोमाइजियम के बाहर जो है वो हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल लेमिना की लेयर है, और वो लेमिना जो है कंसिस्ट ऑफ डेलिकेट नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स। उसके पास कौन से फाइबर्स पड़े हुए हैं, रेटिकुलर फाइबर्स पड़े हुए हैं, ये हम कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ते रहे हैं। द ब्लड कैपिलरीज एंड द नर्व फाइबर्स रन इन एंडोमाइजियम टू रीच द मसल फाइबर्स, ठीक है, कि अब इस लेवल पर आकर ब्लड कैपिलरीज बन चुकी हैं और नर्व के टर्मिनल फाइबर्स बन चुके होंगे जो कि रन करेंगे इन द एंडोमाइजियम टू रीच द इंडिविजुअल मसल फाइबर्स, ठीक है, कि वो एक एक मसल फाइबर को जो है वो सप्लाई कर देगी। दिस इज़ द ये क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल की डायग्राम है। हमने कहा कि हमारे पास सार्कोप्लाज्म सार्कोलिमा के नीचे जो है वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, ठीक है। ये अगर एक मसल फाइबर है तो मसल फाइबर के अराउंड जो है वो सार्कोलिमा पड़ी हुई होगी। सार्कोलिमा के बाहर हम अभी देख कर आए कि हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू का मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ साथ हमारे पास क्या है कि ये बिटवीन द टू सार्कोलिमास की बात हो रही है। अच्छा जी, अब क्या है कि न्यूक्लियस पड़ा हुआ है इसके नीचे, ये ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि सप्लाई करेंगे इंडिविजुअल मसल फाइबर को। ये मसल फाइबर का अंदर का स्ट्रक्चर है जिसमें लाइट और डार्क बैंड्स पड़े हुए हैं। ये हमारे पास क्या होगा, डार्क बैंड होगा, जबकि इसके साथ पड़ा हुआ जो है वो हमारे पास लाइट बैंड होगा जिसको हम आई बैंड भी कहते हैं। अच्छा जी, एंडोमाइजियम हमारे पास इंडिविजुअल मसल फाइबर के अराउंड की कनेक्टिव टिश्यू शीट थी, ठीक है। ये हमारे पास पूरे फेसिकल्स पड़े हुए हैं और फेसिकल्स के अराउंड जो है वो हमारे पास न्यूक्लियाई ऑफ द मसल फाइबर्स, ठीक है। अच्छा जी, दिस इज़ द पेरीमाइजियम, ये वो वाली है जो कि पूरे फेसिकल के अराउंड है, ठीक है। ये देखिए, अगर आप इसको पूरे को ड्रॉ करेंगे तो ये इसके अंदर इतने सारे हमें बंडल्स नज़र आ रहे हैं। ये क्या होंगे, इंडिविजुअल मसल फाइबर्स होंगे, इनके अंदर मज़ीद मायोफाइब्रिल्स वगैरह होंगी, कैपिलरी पड़ी हुई है। ये हमारे पास ब्लड वेसल है जो कि अराउंड ये एपिमाइजियम पड़ी हुई है, ठीक है। The next is characteristic striated appearance results from regular alternation of light and dark bands across the muscle fiber.
अभी हमने कहा कि हमारे पास उसकी क्या होती है, ये जो स्ट्रेटेड अपीयरेंस है जो कि हम रिलेट कर रहे हैं विद द स्केलेटल मसल एंड द कार्डिक मसल, ये किस वजह से होती है, ऑल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड्स की वजह से होती है। अच्छा जी, अब मसल फाइबर के फीचर्स पढ़ लेते हैं कि मसल फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, जो कि एंड्स पे या उस जंक्शन पे जहाँ पे मसल और टेंडन में जो है वो अटैच होना होता है उस एंड पे वो राउंडेड हो जाते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप हैं और एंड पे टेपर ऑफ कर जाते हैं या फिर राउंडेड जो है वो शेप गेन कर लेते हैं। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो इनके जो डायामीटर होगा वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होगा। डिपेंड करता है कि हमारे पास मसल की वर्किंग क्या है, हैवी वर्किंग होगी तो फिर उसका डायमीटर अकॉर्डिंगली होगा। लेंथ जो है वो हाईली वेरिएबल है क्योंकि हमारे पास बॉडी के अंदर जो है वो लेंथ वाइज बहुत छोटा स्ट्रक्चर भी पड़ा हुआ है। जैसे कान के अंदर जो मसल है सबसे छोटा मसल है स्टेपिडियस, तो उसका मसल फाइबर सबसे छोटा होगा, और इसी तरह से हमारे पास बॉडी के अंदर सबसे बड़ा मसल भी है, दैट इज़ नोन एज सार्टोरियस मसल, उसका मसल फाइबर्स बहुत बड़े होंगे, ठीक है। तो लेंथ जो है वो हाईली वेरिएबल है। इसकी रेंज जो है वो क्या है, 1 मिलीमीटर टू 35 सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ की रेंज है। अच्छा जी, अगर हम इसके मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो जैसे बाकी सारे सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन, इसी तरह से सार्कोलिमा भी जो है वो ट्राइलेमिनर मेम्ब्रेन है, यानी लिपिड बाइलेयर और वो प्रोटीन। इन ईच मसल फाइबर द अब वो बता रहा है कि हम मसल फाइबर के अंदर मज़ीद क्या कुछ पड़ा हुआ है। जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सार्कोलिमा के नीचे पड़ा हुआ है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं जो मसल सेल्स होते हैं। उसने बताया कि हमारे पास ईच मिलीमीटर ऑफ आ लेंथ पे 35 न्यूक्लियाई हो सकते हैं, ठीक है, ऑन एवरेज, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। और न्यूक्लियाई जो होंगे वो ओवॉइड शेप्ड होंगे एंड दे आर सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड द सार्कोलिमा, जस्ट बीनीथ द सार्कोलिमा, ठीक है। ये हम अभी देख कर आए थे कि बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो हैं वो हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। ये हमारे पास एक और जो है वो डायग्राम है जो कि स्केलेटल मसल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अंदर हमारे पास पेरीमाइजियम है, एंडोमाइजियम है, ठीक है, ये पेरीमाइजियम है, ये एंडोमाइजियम है, ठीक है, ये जो आपको अराउंड द नज़र आ रही है, ये सिंगल फेसिकल्स है, सॉरी सिंगल फाइबर है, ठीक है। ये सारा मिलकर क्या बना रहा है, एपिमाइजियम बना रहा है, जिसके अंदर बहुत सारे बंडल्स पड़े हुए हैं। अच्छा जी, ये आपको यहाँ पे स्ट्रेटेड आपको अपीयरेंस नज़र आ रही होगी। ये डार्क और लाइट जो है वो सारी ऑर्डर्ड वे में जो है वो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। ये न्यूक्लियाई अपीयर हो रहे हैं। अच्छा जी, ये मायोफाइब्रिल्स आ गए, यानी एक फाइबर के अंदर मजीद जो है वो मायोफाइब्रिल पड़े हुए हैं जो कि लाइट और डार्क बैंड बना रहे हैं। साइटोप्लाज्म इज ऑलमोस्ट फिल्ड बाय लॉन्गिट्यूडली अरेंज्ड सिलेंड्रिकल कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। यानी अब हमने कहा कि हमारे पास क्या है, एक मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर के अंदर हमारे पास मजीद जो है वो स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, दैट इज़ नोन एज मायोफाइब्रिल्स। इसके अंदर जैसे ये मसल फाइबर है ना, इसी तरह से इसके अंदर बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं, मायोफाइब्रिल्स पड़े हुए हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन से जो है वो मिलकर बनी हुई हैं और वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर, ठीक है। द नेक्स्ट इज पेरी न्यूक्लियर सार्कोप्लाज्म। पेरी न्यूक्लियर, पेरी का मतलब होता है अराउंड और न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो सार्कोप्लाज्म होगा उसके अंदर मायोफाइब्रिल्स का मतलब मायोफाइब्रिल्स नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा, उस पेरी न्यूक्लियर एरिया के अंदर सेल के जो बाकी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पड़े हुए होंगे, सच एज द गोल्जी अपरेटस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए होंगे, हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, राइबोसोम्स होंगे। इट ऑल्सो कंटेन्स द ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एंड द फ्यू लिपिड ड्रॉपलेट्स। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो हैं वो ग्रेन्यूल्स हैं जो कि ग्लाइकोजन को स्टोर किए हुए होंगे ताकि एट द टाइम ऑफ नीड ग्लाइकोजन को जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाए और उस ग्लूकोज को एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए जो है वो यूज़ किया जाए।
Under the light microscope, the longitudinal sectioned skeletal muscle fibers show cross striations in the form of alternating light and dark bands. ठीक है, वो कह रहा है कि जब हमने लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा स्केलेटल मसल फाइबर्स का, तो हमें क्या नज़र आए, ऑल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड्स नज़र आए। यहाँ पे आपको सही नज़र आएंगे। ये हमारे पास क्या है, ये आपको डार्क पिंक कलर का एक डार्क शेड नज़र आ रहा है, ये हमारे पास डार्क बैंड होगा। इसके बाद में हमारे पास एक लाइट पिंक कलर का जो है वो स्ट्रक्चर या एरिया नज़र आ रहा है, वो हमारे पास क्या होंगे, लाइट बैंड्स होंगे। ये पूरे मसल फाइबर्स हैं। मसल फाइबर की जो है वो जिस तरह मसल फाइबर पड़ा हुआ होगा उसी अरेंजमेंट में, उसी के पैरेलल जो है वो मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो पड़े हुए होंगे। थ्रू आउट द होल लेंथ ऑफ मसल फाइबर जो हैं ये फैले हुए होंगे, एक्सेप्ट द पेरीन्यूक्लियर एरिया, जहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस होंगे और बाकी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल होंगे, ऑर्गेनेलीज। अच्छा जी, डार्क बैंड्स को हम ए बैंड भी बोलते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी इन द पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। और लाइट बैंड को हम आई बैंड भी बोलते हैं। यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, ये हमें क्या नज़र आ रहा है, ये सारा लाइट बैंड है, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, आई बैंड बोल दिया। ये डार्क है, इसको हमने क्या बोल दिया, ए बैंड बोल दिया। अब इस लाइट बैंड के अंदर हमारे पास एक डार्क लाइन अपीयर हो रही है, इस लाइन को हम जी लाइन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और इस डार्क बैंड के अंदर हमें एक लाइट एरिया नज़र आ रहा होता है जिसको हम एच जोन बोलते हैं, और उस एच जोन के अंदर हमारे पास एक डार्क लाइन होती है जिसको हम एम बैंड बोलते हैं। सार्कोमेयर हमारे पास 2 कंसेक्टिव जी लाइंस के बीच का जो है वो एरिया होता है। एक ये जी लाइन है, ठीक है, जी लाइन ऑफ द आई बैंड, और एक ये जी लाइन है ऑफ द लाइट बैंड। तो इन 2 कंसेक्टिव जी लाइंस के बीच का जो एरिया दैट इज़ सार्कोमेयर, और ये वो बेसिक स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जो कि शॉर्टन होता है और हमारा जो मसल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्शन में जाता है। अच्छा जी, ईच ए बैंड अभी हमने सारा पढ़ लिया कि हमारे पास ए बैंड के अंदर जो है वो एक एच जोन होता है जो कि लाइटर सेंट्रल जोन होता है, और उसको दैट इज़ फर्दर बाइसेक्टेड बाय अ डार्क लाइन नोन एज एम लाइन। जबकि लाइट बैंड के अंदर हमारे पास एक लाइन होती है डार्क ट्रांसवर्स लाइन जिसको हम जी लाइन बोलते हैं। बिटवीन 2 कंसेक्टिव जी लाइंस जो हमारे पास एरिया होता है दैट इज़ नोन एज सार्कोमेयर। ये हमारे पास बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है मसल फाइबर्स का, और इसकी जो मतलब डायमेंशंस हैं या वैल्यू है दैट इज़ अबाउट 2.5 माइक्रोमीटर इन रेस्टिंग मसल। रेस्टिंग मसल के अंदर इसका जो लेंथ होगी वो 2.5 माइक्रोमीटर होगी। अब हम मायोफाइब्रिल की बात कर लेते हैं जो कि मसल सेल के अंदर पड़ी हुई मायोफाइब्रिल्स हैं। It fills the interior of a muscle fiber and course parallel to each other throughout the length of the fiber। ठीक है, ये बात हम अभी पढ़ कर आए हैं कि जितना मसल फाइबर का लेंथ होगा उतना ही उसके अंदर पड़े हुए मायोफाइब्रिल की लेंथ होगी, और वो पैरेलल अरेंजमेंट में होंगी। यानी जो मसल फाइबर की वो होगी लेंथ होगी उतनी ही, और सेम जो होगी वो डायरेक्शन में पड़े हुए होंगे दोनों फाइबर्स भी और फाइब्रिल भी। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे जब हमने उसको देखा तो मायोफिलामेंट्स जो थे वो हमारे पास कंपोज्ड ऑफ फर्दर मायोफिलामेंट्स। अब वो कह रहा है कि मायोफाइब्रिल्स जो हैं वो मज़ीद छोटे स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना हुआ है, उसको हमने क्या बोल दिया, मायोफिलामेंट्स बोल दिया। दैट लाइक पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल, ठीक है, जो कि हमारे पास किसके पड़े हुए हैं, अलॉन्ग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल पड़ा हुआ है। ये हमने कहा था कि हमारे पास सिंगल मायोफाइबर है, ठीक है। इस मायोफाइबर के अंदर हमने कहा कि हमारे पास क्या पड़े हुए होते हैं, मायोफिब्रिल पड़े होते हैं, और ये मायोफिब्रिल फर्दर छोटे स्ट्रक्चर्स से मिलकर बने हुए होते हैं जिसको हम मायोफिलामेंट्स बोल रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये मज़ीद छोटे स्ट्रक्चर से जो है वो मिलकर बना हुआ होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ये हम पहले भी पढ़ कर आए हैं। अब ये जो मायोफिलामेंट्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक थिक मायोफिलामेंट होगा और एक थिन मायोफिलामेंट होगा। जो थिन मायोफिलामेंट है उसको हम एक्टिन मायोफिलामेंट भी कहते हैं क्योंकि वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि थिक जो फिलामेंट है उसको हम मायोसिन फिलामेंट भी बोलते हैं क्यों, और ये थिक प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। आगे इसकी कुछ डायमेंशंस बता दी हैं कि 15 नैनोमीटर होगा डायामीटर के अंदर थिक फिलामेंट, और 1.5 माइक्रोमीटर इन लेंथ होगा,
जबकि थिन फिलामेंट जो है वो 7 नैनोमीटर होगा डायामीटर के अंदर, और इसका अगर हम लेंथ की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर होगी इसकी लेंथ। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो एक अरेंज्ड पैटर्न के अंदर, एक सिस्टमेटिक पैटर्न के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एब्रप्ट नहीं पड़े हुए कि कहीं पे किस तरह से और किस तरह से, एक स्कीमेटिक पैटर्न के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं, वो हम अभी आगे देख लेते हैं। द थिक फिलामेंट्स ऑक्यूपाई, ये आ गया किस तरह से पड़े हुए हैं। अब जो थिक फिलामेंट है जिसको हमने मायोसिन कहा था, वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है ए बैंड का सेंट्रल जोन एरिया ऑफ द सार्कोमेयर, ठीक है। यानी जी लाइन, जी जो है सपोज करें उसको जो है वो ऑक्यूपाई किया होगा बाय द थिक फिलामेंट्स, द सेंट्रल एरिया ऑफ सार्कोमेयर ए बैंड, डार्क बैंड। अच्छा जी, इस डार्क बैंड के जो सेंट्रल एरिया होगा, यानी ये जो सेंट्रल एरिया ऑफ सार्कोमेयर है जो कि ए बैंड से मिलकर बना हुआ है, इसके अराउंड क्या होगा हमारे पास ये थिक मायोसिन फिलामेंट, सॉरी अच्छा जी, एंड आर केप्ट इन रजिस्टर बाय देयर अटैचमेंट टू अ डिस्क लाइन जोन प्रेजेंटेड बाय एम लाइन, ठीक है। ये जो थिक फिलामेंट हैं ये क्या करेंगे, केप्ट इन रजिस्टर बाय देयर अटैचमेंट टू द एम लाइन। इन सिंपल वर्ड्स, या ये समझ लें कि वो किसके साथ अटैच हुए होंगे, एम लाइन के साथ अटैच हुए होंगे, जबकि थिन फिलामेंट्स या एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो आइदर साइड ऑफ द जी लाइन पे जो हैं वो एक्सटेंड किए हुए होंगे, और वो किस बैंड को ऑक्यूपाई करेंगे, आई बैंड को ऑक्यूपाई करेंगे। ये जो हैं वो किस तरह से, दीज एंटर इन बिटवीन द थिक फिलामेंट्स एंड इंटरडिजिटेट विद देम एज फार एज एच जोन, ठीक है। यानी एच जोन के अंदर हमारे पास थिन फिलामेंट्स नहीं होंगे, एच जोन से बाहर जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, थिन फिलामेंट होंगे जो कि इंटरडिजिटेट भी करेंगे विद द थिक फिलामेंट। तो अब हमने देख लिया कि हमारे पास जो ए बैंड है वो थिक फिलामेंट्स को कंसिस्ट किया हुआ है, जो एच जोन के पेरिफेरी का एरिया होगा वहाँ पे हमारे पास थिन फिलामेंट्स होंगे, और जो ए बैंड है वो हमारे पास एच जोन जो है वो क्या है, फ्री होगा फ्रॉम द थिन फिलामेंट्स। द विड्थ ऑफ द एच जोन इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है, कि ये जो एच जोन की विड्थ होगी वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं होगी, ये डिपेंड करेगी ऑन द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ द मसल फाइबर। मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होगा तो हमारे पास ये कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड होगा, मतलब दोनों एंड्स जो होंगे वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे एच जोन के, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के होंगे, तो एच जोन जो होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। दैन नेक्स्ट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ट्रांसवर्स ट्यूबुलर सिस्टम। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे दो तरह का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक ट्यूबुलर जो है ना वो टी ट्यूब्यूल बनाएगा एक स्ट्रक्चर, और दूसरा जो है वो टर्मिनल सिस्टर्नी बनाएंगे, और इस तरह से ये दोनों स्ट्रक्चर्स मिलकर एक ट्राइएड बनाएंगे, और इस ट्राइएड के फंक्शनिंग की वजह से जो है वो पूरा मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन में जाता है। अच्छा जी, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो सार्कोलिमा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, वो अपनी ट्यूबुलर एक्सटेंशंस जो है वो एक्सटेंड करती है ट्रांसवर्सली इनटू द मसल सेल टू सराउंड ईच मायोफाइब्रिल एट द जंक्शन ऑफ एआई बैंड्स नोन एज टी ट्यूब्यूल। इट्स ल्यूमन इज कंटिन्यूस विद द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास क्या है, सार्कोलिमा। ये सार्कोलिमा जो है हमने कहा कि अपनी एक ट्यूबुलर एक्सटेंशन जो है वो सेंड करिए टू दैट ऑफ द फाइबर, ठीक है, और ये जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के साथ बाहर कम्युनिकेट कर रही है, और ये किस जंक्शन पे, एआई जंक्शन पे, जहाँ पे लाइट और डार्क बैंड जो है वो मतलब मिलेंगे। तो इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हमने टी ट्यूब्यूल कह दिया। अच्छा जी, अब वो कहता है कि हमारे पास बिटवीन द टी ट्यूब्यूल्स द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो हमारे पास अपना एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क बनाता है विच सराउंड ईच मायोफाइब्रिल। अब ये जो आपको यहाँ पे सारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये नेटवर्क ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इस टी ट्यूब्यूल के अराउंड यानी टर्मिनल एंड्स के अराउंड अपने एक टर्मिनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो सराउंड करता है। दिस टर्मिनल स्ट्रक्चर इज नोन एज द टर्मिनल सिस्टर्नी। ठीक हो गया।
ये हमने पढ़ लिया कि हमारे पास ऑन ईच साइड ऑफ द टी ट्यूब्यूल द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम शोज अ डायलिटेशन और सिस्टर्न नोन एज टर्मिनल सिस्टर्न। दो टर्मिनल सिस्टर्न जो होते हैं मतलब इन दो टर्मिनल सिस्टर्नी के अंदर हमारे पास एक सेंट्रल टी ट्यूब्यूल होती है और ये सारा स्ट्रक्चर मिलके एक ट्राइएड बनाता है। ये हमारा एक सारा ट्राइएड है, ठीक है, जिसके बीच में हमारे पास क्या पड़ी हुई है, सार्कोप्लाज्मिक इन्वेजिनेशन, जिसको हमने टी ट्यूब्यूल बोल दिया, जबकि उसके अराउंड जो है दो टर्मिनल सिस्टर्नी पड़े हुए हैं ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर। ये तीनों स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मिलकर हमारे पास एक ट्राइएड बना रहे हैं। ये ट्राइएड जो है आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है? कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से होती है कि आपको पता है कि ऊपर से स्टिमुलस आएगा, ठीक है, नर्व इम्पल्स आएगी, नर्व इम्पल्स आएगी तो मसल का जो वो पोटेंशियल होता है, मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल होता है वो ऑल्टर कर जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से वो इम्पल्स वाले पोटेंशियल में चला जाता है। अब किस तरह से होगा कि वो इम्पल्स जो है वो डीपोलराइज कर देगी, ठीक है, उसको सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को। अच्छा, यहाँ पे दो फीचर रह गए हैं कि हमारे पास ये जो टर्मिनल सिस्टर्नी है यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो क्या करती है, स्टोर करती है कैल्शियम आयन को। और ये कैल्शियम आयन जो हैं, ये जो मेम्ब्रेन्स हैं सिस्टर्नी की, इनके अंदर हमारे पास कैल्शियम गेटेड रिलीज चैनल्स होते हैं जो कि इस कैल्शियम को रिलीज़ करेंगे। टी ट्यूब्यूल जो है वो हमारे पास वोल्टेज सेंसर प्रोटीन है, यानी वो वोल्टेज को सेंस करेगी और उसके रिस्पॉन्स में जो है वो अपना इफ़ेक्ट शो करेगी। अभी मैं यही बता रही थी कि जैसे ही नर्व इम्पल्स आएगी, ठीक है, उस नर्व इम्पल्स के रिज़ल्ट में हमारे पास उस पूरी जो सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, उसका पोटेंशियल जो होगा वो चेंज हो जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से हट जाएगा, एक्शन पोटेंशियल पे चला जाएगा। अच्छा जी, अब क्योंकि जो टी ट्यूब्यूल्स थी वो एक तरह से क्या कहते हैं, एक्सटेंशंस ही थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर हमारे पास एक वोल्टेज गेटेड चैनल या वोल्टेज सेंसर प्रोटीन लगी हुई है। अब वो जैसे ही वोल्टेज चेंज होगा तो सेंसर प्रोटीन उसको सेंस करेगी, ठीक है, इस सेंसर के थ्रू, यानी ये जो है प्रोटीन इस टी ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास वो सेंसर वाली प्रोटीन लगी हुई है। जैसे ही वो सेंस किया जाएगा तो इसके अराउंड जो पड़े हुए हैं, जो ट्राइएड बना रहे हैं टर्मिनल सिस्टर्नी, वो क्या करेंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा, यानी इसकी एक्टिवेशन इन चैनल्स को एक्टिवेट कर देगी जो कि कैल्शियम को जो है वो रिलीज़ कर देंगे इन द सार्कोप्लाज्म, ठीक है। अब जब ये कैल्शियम आयंस जो है वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे सार्कोप्लाज्म के अंदर, तो ये कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन मेम्ब्रेन के ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ जो है वो बाइंड कर जाएंगे और इस तरह से एक्टिन और मायोसिन, इनकी बाइंडिंग जो है ट्रोपोनिन के साथ एक्टिवेट कर देगी एक्टिन और मायोसिन के हेड की बाइंडिंग को। और जब ये हेड्स बाइंड करेंगे तो मसल फाइबर जो होगा वो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है। ये सारी कहानी थी कॉन्ट्रैक्शन की। दोबारा बता देती हूँ कि हमारे पास टी ट्यूब्यूल के अंदर वोल्टेज सेंसर प्रोटीन लगी हुई है, जबकि सिस्टर्नी के अंदर हमारे पास कैल्शियम गेटेड चैनल्स हैं, ठीक है। जैसे ही स्टिमुलस आएगा, नर्व इम्पल्स आएगी, तो वोल्टेज सेंसर प्रोटीन इस वोल्टेज डिफरेंस को जो है वो सेंस करेगी। इसके रिजल्ट में इसके इर्द गिर्द पड़े हुए सिस्टर्नी जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, गेट खुल जाएंगे, समझे, ठीक है। और गेट के खुलने से क्या होगा कि कैल्शियम आयंस जो हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे इन द सार्कोप्लाज्म। ये जब कैल्शियम आयंस जो हैं वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे सार्कोप्लाज्म के अंदर, तो यहाँ पे पड़ी हुई ट्रोपोनिन प्रोटीन जो है वो इसके साथ बाइंड करेंगे। इसकी बाइंडिंग जो है वो एक्टिवेट कर देगी एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को कि वो अपना हेड्स बनाएं, ठीक है। और ये जब एक्टिन और मायोसिन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स बनेगा या बाइंडिंग होगी उनके हेड्स की, तो फिर जो मसल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्शन में चला जाएगा। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन पूरी हो जाएगी तो कैल्शियम आयंस जो है वो वापस दोबारा टर्मिनल सिस्टर्नी के अंदर जो है वो स्टोर कर दिए जाएंगे और इस तरह से जो है वो दोबारा मतलब मसल फाइबर जो होगा वो रेडी होगा फॉर अदर जो है ना वो यूज़। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज़ इनर्वेशन। इनर्वेशन में उसके पास सेंसरी और मोटर दोनों सप्लाई आएंगी। जो मोटर सप्लाई आएगी वो अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगी। एक लार्ज मोटर न्यूरॉन है जिसके थ्रू हमारे पास स्केलेटल मसल फाइबर्स जो होते हैं वो इनर्वेट किए जाते हैं। हाँ, और ये किस मतलब
अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, अंडर आवर ओन विल होते हैं। अच्छा जी, अभी जो अल्फा मोटर न्यूरॉन है दीज आर लोकेटेड इन द एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हमारे पास जो मोस्टली सोमैटिक नर्व होती है वो सिंगल नर्व होती है, सिंगल एलोंगेटेड नर्व होती है, जो कि मतलब क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड से उस सेल तक आ रही, उस मसल फाइबर तक आ रही होती है। ठीक है, अब वो मसल फाइबर, वो जो सिंगल हम अभी अल्फा मोटर न्यूरॉन पढ़ कर आए हैं, वो क्या आएगी सिंगल। अब उसने बताया कि हमारे पास जैसे वो सेल के अंदर आएगी ना, मसल के अंदर आएगी, एपिमाइजियम के अराउंड आएगी, तो फिर वो अंदर आके ब्रांचेस देना शुरू होगी। अंदर की ब्रांचेस जो होंगी वो पेरीमाइजियम के लेवल पर आएंगी, पेरीमाइजियम से दोबारा ब्रांच रीब्रांच होगा और वो एंडोमाइजियम पे आएगा, एंडोमाइजियम से उसके एक्सॉन के टर्मिनल फाइबर्स बनेंगे जो कि ईच मसल फाइबर को सप्लाई करेंगे। अब जब मसल फाइबर और मोटर न्यूरॉन का ईच सिंगल मोटर नर्व फाइबर का जो कम्युनिकेशन होगा, या वो जो टर्मिनल नर्व फाइबर है वो जितने नंबर ऑफ मसल फाइबर्स को सप्लाई करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोटर यूनिट बोलेंगे। वो मसल्स जो कि आपकी डेलिकेट मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उन मसल्स के अंदर इनर्वेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कम नंबर ऑफ मसल फाइबर्स जो होंगे वो एक नर्व से इनर्वेट किए जाएंगे ताकि आपकी डेलिकेट मूवमेंट जो है वो परफॉर्म हो सके। फॉर एग्जाम्पल द 3 to 10 मसल फाइबर्स, अगर हम हाथ के या पाँव के छोटे मसल्स की बात करें तो वो इसके अंदर आते हैं, क्योंकि इन्होंने डेलिकेट मूवमेंट परफॉर्म करनी होती है और एक से ज़्यादा मूवमेंट परफॉर्म करनी होती है। तो इस तरह से इन जो हाथ के छोटे मसल्स के फाइबर्स होंगे वो 3 to 10 फाइबर्स एक जो है ना वो टर्मिनल एंड से जो है वो सप्लाई किए जाएंगे। और अगर हम दूसरे हाथ पे जो है ना एक बड़े मसल की बात करें जो कि पोस्चरल मसल होंगे बैक के फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो इस तरह के बड़े मसल के अंदर हमारे पास बहुत सारे जो मसल फाइबर्स हैं वो इनर्वेट किए जाएंगे बाय द सिंगल नर्व। सेंसरी की अगर हम बात करें, सेंसरी स्टिमुलस की, तो हमारे पास एक सेंसरी स्पेशल अपरेटस होता है जिसको हम मसल स्पिंडल बोलते हैं मसल के अंदर, जो कि आपके स्ट्रेच सेंसरी स्टिमुलस को जो है वो लेता है या सेंस करता है, या उसको जो है वो टेकअप करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, यहाँ से फिर मसल स्पिंडल के थ्रू जो है ये मैसेज ऊपर हायर सेंटर में जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सेंसरी मैसेज जाएगा कि कितनी स्ट्रेच हो गई है मसल, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू मोटर मैसेज आएगा। दिस इज़ द एंड प्लेट, ये हमारा एक्सॉन के टर्मिनल पोर्शंस हैं, माइलिनेटेड नर्व है, ठीक है, ये एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं जो कि मसल फाइबर्स के साथ मिलकर कम्युनिकेट करेंगे, मोटर एंड प्लेट बना देंगे, और ये जो है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पे आपका मसल और न्यूरॉन का जो है वो एंड होता है, यानी यहाँ पे साइनेप्सिस बनेगा। द नेक्स्ट इज़ ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई जो है ये हमारे पास स्केलेटल मसल्स वो मसल्स हैं जो कि रिच इन ब्लड सप्लाई होते हैं, क्योंकि इनको मतलब सप्लाई रिक्वायर्ड है, इसलिए क्योंकि जब ये काम करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए। लार्ज ब्लड वेसल्स एंटर होंगी एपिमाइजियम के अंदर और उसके बाद वो डिवाइड और रीडिवाइड होंगी टू रीच द पेरीमाइजियम, ठीक है, यानी एक बड़ी वेसल, एक बड़ी नर्व आर्टरी जो है वो अंदर आई है पेरीमाइजियम के थ्रू, पेरीमाइजियम और एपिमाइजियम के बीच में उसने डिवाइड होना है और अपने से मतलब उससे छोटी जो है वो ब्रांच देनी है। अब वो कह रहा है कि हमारे पास फाइन ब्रांचेस आती हैं, यानी पेरीमाइजियम से एंडोमाइजियम और एंडोमाइजियम से ईच मसल फाइबर तक पहुंचने तक हमारे पास क्या होंगी, कैपिलरीज आएंगी। फाइन ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द पेरीमाइजियल आर्टरीज पास बिटवीन द मसल फाइबर्स ट्रांसवर्सली टू देयर लॉन्ग एक्सिस, यानी अब पेरीमाइजियम के अंदर जो हमारे पास फेसिकल्स ऑफ द वो पड़े हुए हैं फाइबर्स, उसके अराउंड जो है वो हमारे पास कौन सी ब्रांचेस आ जाएंगी, तब तक पेरीमाइजियल आर्टरी की फाइन ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगी। These give two numerous capillaries which run longitudinally through the endometrium. एंडोमाइजियम के अराउंड जो होगा वो क्या होंगी, कैपिलरीज होंगी, और ये जो है कैपिलरीज इनमें ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस होगा बिटवीन द कैपिलरीज
दैट रिजल्ट इन फाइन एलोंगेटेड नेटवर्क सराउंडिंग ईच मसल फाइबर, यानी मसल फाइबर के अराउंड जो है वो हमारे पास एनास्टोमोटिक कैपिलरीज होंगी, एंडोमाइजियम के अराउंड हमारे पास कैपिलरीज होंगी, एंडोमाइजियम और पेरीमाइजियम के बीच में फाइन ब्रांचेस ऑफ माइजियल आर्टरीज होंगी, और एपी और पेरी के बीच में हमारे पास लार्ज ब्लड वेसल्स जो कि एंटरून थी उसकी डिवीजन होगी। ठीक है, यानी एक लार्ज हमारे पास नर्व ब्लड में जो है वो एंट्री ली इनटू द एंडोमाइजियम। ठीक है, एंडोमाइजियम और पेरीमाइजियम के बीच में उसने पेरीमाइजियल ब्रांचेस देनी है। ठीक है, ये हमारे पास पेरीमाइजियल ब्रांचेस हो गई। अब ये आएंगी पेरीमाइजियम के अंदर। पेरीमाइजियम के अंदर आके इन्होंने फाइन ब्रांचेस देनी है जो कि पेरीमाइजियल आर्टरी से निकली हुई होगी। ठीक है, और पेरीमाइजियल और एंडोमाइजियम के बीच में इसने कैपिलरीज दे देनी है, और इस तरह से इन्होंने एनास्टोमोस करके जो है वो सिंगल मसल फाइबर को जो है वो सप्लाई कर देना है। ये था हमारा स्केलेटल मसल। इसमें से मोस्टली चीज़ें जो हैं वो हम पहले पढ़ कर आए हुए हैं, और थैंक यू सो मच।